देवतुल्य भाइयों, मैं मां शक्ति। आज स्वाध्याय एवं चिंतन का क्रम है हमारा 200, यानी 200 आज कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी जो हैं, सरस जो हैं, और इससे पूर्व भी आप कई बायोग्राफी ले चुके हैं। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर का ले चुके हैं। और आज जो है 14 नवंबर है, तो आपका टॉपिक आप रखा है आपने बाल दिवस के अवसर पर बच्चों में भारत, मतलब बच्चों में भारत रखा है। तो हम आदरणीय दिग्विजय कुमार साहब से, जो सीनियर IRS हैं और रिटायर्ड हैं सेटलमेंट कमीशन इनकम टैक्स से, आदरणीय दिग्विजय कुमार साहब से निवेदन है कि वो 2 शब्द आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी के समय का है। आदरणीय दिग्विजय कुमार साहब। आप सभी प्रतिभावान लोगों को, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मुझे याद आ रही है एक घटना, जब आपको याद होगा कि क्रिकेट के गेम में रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी बनाई, 200 रन बनाए थे, तो कितना खुशी का दिन था। आज हमारे प्रोग्राम स्वाध्याय एवं चिंतन के 200वां एपिसोड है। तो आज हमारे जो कैप्टन हैं रोहित शर्मा जी, हमारे अरविंद कुमार शर्मा जी हैं रोहित शर्मा जी की जगह, जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है इस एपिसोड्स की। तो मैं आप सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा अरविंद शर्मा जी को अथक अथक प्रयासों, और उन्होंने जिस तरह से संभल करके बैटिंग करी है पूरे अपने 200वें एपिसोड तक, तब वो पहुंचे हैं इस मुकाम पर। तो हम समझ सकते हैं कि कितना कर्मठता से उन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से आज ये दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ये और भी एक बड़ा सुखद संयोग है कि आज 14 नवंबर का दिन है, बाल दिवस। तो 14 नवंबर का दिन जो बाल दिवस का दिन है, तो जो बच्चा है वो सच्चा होता है, मन का सच्चा होता है। इस तरीके कहते हैं, और सच भी है कि बच्चा भगवान का रूप होता है। तो आज आज के दिन 200वां एपिसोड हम लोग करेंगे। तो प्रसन्नता हम लोग की जो है वो एकदम बच्चे के समान है। हम सब लोगों ने अपने अपने जगह अपना सच्चाई से सब काम किया है। तो हम लोगों को ये सीख भी लेने चाहिए आज के दिन कि आगे भी जीवन में भले ही उम्र हम लोग की तो बढ़ेगी, लेकिन हमारा दिल हमेशा बच्चे का रहना चाहिए। अगर हमारा दिल बच्चे का रहेगा तो हम सच्चे रहेंगे, और फिर हम और ऊंचाइयों को छुएंगे, और की तरह व्यवहार करेंगे। सब किसी से कोई वैमनस्य नहीं रखेंगे, सबके प्रति प्यार करेंगे, सबको आपस में मिलजुल करके रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में, हमारे आज डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना विषय भी लिया है बाल दिवस के लिए। वो विस्तार से बाल प्रवृत्ति के बारे में बताएंगे, और उसकी जो बाल प्रवृत्ति की जो जो गुण होते हैं, वो क्या उससे अच्छा असर पड़ सकता है हमारे जीवन में, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं आह्वान करता हूं डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी से कि वो अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। धन्यवाद। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सम्मान और श्रद्धा के योग्य आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी, अभी कार्यक्रम के संचालन में मुझे आह्वान करने वाले सम्माननीय महोदय, इस कार्यक्रम को
दूर और पास से देख रहे और सुन रहे समस्त प्रबुद्ध बंधुओं और बहनों को और प्यारे बच्चों को मेरा बहुत प्रणाम। ये कड़ी, जैसा कि बताया गया कि आज 200वीं कड़ी है, ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि आदरणीय शर्मा जी के द्वारा संचालित स्वाध्याय और चिंतन की इस 200वीं कड़ी में मुझे अपने विचार बाल दिवस के अवसर पर बच्चों में भारत इस विषय पर कुछ विचार रखने का अवसर मिल रहा है। आज घर पर बहुत से बच्चे आए हुए हैं। वो सभी बेडरूम और ड्राइंग रूम में बहुत उछल कूद खेल कूद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उनको किसी कमरे में अपनी इस वार्ता के लिए बंद कर दूं। वो मुझे बाल जगत के आज बाल दिवस के अवसर पर उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने स्वयं को एक बेडरूम में एक अपने कमरे में बंद कर लिया है और वहीं से मैं आपके साथ इस संवाद श्रृंखला में प्रस्तुत हूँ। ये बहुत ही विचारणीय है। जो मैंने इसका शीर्षक आदरणीय शर्मा जी को निवेदन किया कि आज 14 नवंबर हमारे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में ये परंपरा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में घोषित करके और तभी से ये प्रारंभ है। बच्चे और ये देश भारत है और इस देश के बच्चों के अंदर कितना भारत बसता है और कितना भारत के अंदर भारत है, क्या बच्चों में भारत होना चाहिए, क्या बच्चे भारत को सही रूप में समझने की जिज्ञासा रखते हैं, क्या हमने उनके अंदर भारत को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न करने में किसी प्रकार का कोई योगदान दिया है, क्या बच्चों में भारत यदि नहीं रहेगा तो भारत कैसा बनेगा, और यदि बच्चों में भारत बसेगा तब भारत का विचारणीय बिंदु हैं जिन पर बहुत गहराई से चिंतन करने की वर्तमान परिस्थितियों में संपूर्ण देशवासियों को आवश्यकता है। जैसे किसी मकान को बनाने के लिए उसकी बहुत सुदृढ़ नींव रखने की आवश्यकता होती है। यदि मकान की नींव बहुत मजबूत है, बहुत तरीके से रखी गई है, नाप तोल के साथ रखी गई है और पूरी समुचित सामग्रियों के साथ रखी गई है, तो वह नींव उस मकान की अनेकों मंजिलों के भार को संभाल सकती है। यदि नींव कमजोर है तो उसके ऊपर बनने वाला भवन भी ना तो स्थायी है और ना ही सुरक्षित है और ना ही उस भवन में रहने वाले लोगों का जीवन ही सुरक्षित है। किसी भी देश की नींव उस देश के बच्चे होते हैं। यदि उन बच्चों को एक मजबूत संस्कारों की नींव से, एक मजबूत विचारों की नींव से, एक मजबूत चिंतन मनन और जिज्ञासा के
विचारों को पिरो करके उनके हृदय में, उनके मन में भर करके यदि उन्हें विकसित किया जाएगा या किया जाता है, तो उन बच्चों के स्वयं के जीवन में और उन बच्चों के द्वारा जब वो युवा होंगे तो उस राष्ट्र के जीवन में बहुत कुछ उत्कृष्टतम, सुंदर, श्रेयस्कर देखने सुनने को चारों ओर से मिलेगा। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि यदि हम टिकाऊ जीवन की आधारशिला रखना चाहते हैं तो हमें अपने देश के बच्चों के विषय में बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। एक ये धारणा भी हमें दूर करने की आवश्यकता है कि बच्चे हमारे हैं। हमारे से अर्थात प्रत्येक अभिभावक, माता पिता यही सबसे पहले कहते हैं बच्चे हमारे हैं। ये उनका बड़ा स्नेहपूर्ण वाक्य है, इसमें उनकी ममता, स्नेह, अपनत्व सभी भाव छिपे हैं। लेकिन उनको इसी समय ये भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि बच्चे इस राष्ट्र के हैं और ये राष्ट्र इन बच्चों का है, और जैसे बच्चे होंगे राष्ट्र का भविष्य भी वैसा ही होगा। एक महान विचारक हुए हैं लेनिन। लेनिन ने अपने किसी उद्बोधन में कहा था कि यदि मुझे कोई पूछे कि मेरे देश का भविष्य क्या है, तो मैं उस देश का भविष्य कुछ ही मिनटों में बता सकता हूँ। उनसे प्रश्न किया गया कि जब किसी देश का आप पूरा भ्रमण नहीं कर सका करने की इच्छा रखते हैं, या कुछ ही मिनट में पूरे देश को आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, देशवासियों के विचारों को आप कुछ ही मिनटों में जान नहीं सकते, तो फिर आप किस प्रकार किसी देश का भविष्य बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ग्राउंड में खेलते हुए बच्चों से पूछूंगा कि आप अपनी पसंद के मुझे कुछ गीत, कुछ गाने सुनाएं। यदि उस देश के बच्चों के गानों में अपने देश के प्रति अनुराग, प्यार, भक्ति और उसके संस्कृति के प्रति उनमें अनुराग होगा, उनमें जागरूकता होगी, तो मैं समझूंगा कि वो देश प्रगति के पथ पर चलेगा। वह देश बहुत समृद्ध, संपन्न और राष्ट्र की जो परिभाषाएं हैं उस राष्ट्र में दिखाई देंगी। यदि उस देश के बच्चों के गानों में, गीतों में, काव्यों में इन सब मूल्यों का समावेश नहीं होगा, तो मुझे बताने में कोई संकोच नहीं होगा कि उस देश का भविष्य बहुत अधिक उज्जवल नहीं है। हमें अपने बच्चों के इन रुचियों के प्रति भी बहुत सजग होकर देखना होगा कि हमारे बच्चों की रुचियां क्या हैं, हमारे बच्चों के आदर्श कौन हैं, वो किन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनके मन में कौन बसता है, उनके लक्ष्य क्या हैं। यदि उनके रोल मॉडल हमारे देश की महान प्रतिभाएं रही हैं या हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनका जो चलने का दिशा संकेत है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, अच्छा है। यावत् देव प्रतिष्ठस्य स्यात् भारतस्य महीतले। इस पृथ्वी पर भारत नाम का देश इसलिए प्रतिष्ठित है क्योंकि ये भारत अनेक संस्कारों को देने वाला राष्ट्र है। इस देश में जहां आज हमारे देश के बच्चे दुनिया के दूसरे देशों में शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, विगत
100 साल से अधिक समय से लोग विदेशों में जाकर के शिक्षा लेने के लिए अधिक उत्साहित दिखाई दिए हैं। कोई ऐसा भी समय था भारत में जो दुनिया के देश के लोग भारत में शिक्षा लेने के लिए आते थे। ये देश शिक्षा का एकमात्र केंद्र था। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। भारत के लोगों ने, भारत के शिक्षा शास्त्रियों ने इस देश को संस्कार दिए हैं और वह संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहे हैं। ये परंपरा युगों पुरानी है। जब तक वह संस्कार बच्चों को उनके माता पिता, उनके परिवारजन, दादा दादी, नाना नानी और जो परिवारजन हैं, उनके द्वारा जब जब वो संस्कार मिलते रहे हैं और उन संस्कारों को देने में जागरूकता परिवार में बनी रही है, तब तक उस परिवार और समाज, गांव, देहात, क्षेत्र के लोगों में एक अद्भुत सहनशीलता, एक अद्भुत क्रांति, एक अद्भुत विकास की गति देखने को मिली है। क्योंकि जीवन मूल्यों को यदि पिरोना है और जीवंत रखना है तो वह एकमात्र आधार हमारे बच्चे होंगे। लेकिन हम जिन मूल्यों को स्वयं अपने जीवन में नहीं अपना पाए, जिन संस्कारों को हम स्वयं अपने जीवन में व्यवहार में नहीं लाते हैं, ऐसी बहुत सी बातें हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं और उनसे चाहते हैं कि ये ऐसा ऐसा व्यवहार हमारे सामने करें, और जब हमारे परिवार में कोई परिजन, मित्रजन, परिचित अथवा अपरिचित आए तो बच्चे उनके सामने इस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। हम उन्हें इस तरह के बनावटी जीवन की शिक्षा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि शायद ऐसा करने से उनके आने वाले आगंतुक के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये शिक्षा, ऐसी शिक्षा एक बेईमानी की शिक्षा है। जो शिक्षा माता पिता ने अपने जीवन में स्वयं धारण नहीं की है, अपने व्यवहार में, उनके अमल में नहीं है, उस शिक्षा को बच्चों में देना एक तरह का दुष्प्रभाव को प्रभावित करना है। उनके अंदर एक गलत विचारधारा को उत्पन्न करना है। यदि हम अपने बच्चों को श्रेष्ठ नागरिक बनाना चाहते हैं तो हमें उनके समक्ष, उनके प्रत्यक्ष में अथवा उनके अप्रत्यक्ष स्वरूप में, उनके ज्ञान में हमारा व्यवहार भी श्रेष्ठतम ही होना चाहिए। और जिन मूल्यों की हम बात करते हैं वह मूल्य हमारे उन बच्चों में पिरोए जाने चाहिए हमारे ही द्वारा। भारत के कोटि कोटि मानवों को चिरकाल से, अनंत काल से धर्म अर्थात कर्तव्य की शिक्षा दी जाती रही है और उस कर्तव्य बोध में यह भी उन्हें बताया जाता रहा है कि उनका अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, उनके परिवार में आने वाले अतिथियों के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, उनमें संवेदनशीलता कब और किन किन स्तरों पर होनी चाहिए, शिष्टाचार के कौन कौन से गुण उनमें समाहित होने चाहिए, परोपकार की भावना, करुणा, दया, श्रद्धा, सेवा, यज्ञ, तप, दान, त्याग और ईमानदारी, परिश्रम, साहस, वीरता और स्वास्थ्य के प्रति सावधानी, सदाचार, ईश्वर भक्ति, देशभक्ति, विश्व भक्ति और मानव के प्रति गहरा अनुराग, साहित्य और कला के प्रति असीम प्रेम। ये ऐसे कुछ गुण हैं जिन्हें
प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों के अंदर पिरोने की, उन्हें इन बिंदुओं के प्रति जिज्ञासा भाव उनमें उत्पन्न करने की आवश्यकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन्हीं मूल्यों के द्वारा परिवार का स्वयं रक्षण होगा, माता पिता और उनके परिवार की संस्कृति पल्लवित पुष्पित होगी और वो समाज, गांव, देश, राष्ट्र, विश्व में शांति स्थापित करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी इन्हीं मूल्यों के द्वारा। आज हम देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेजों से बहुत अच्छे प्रमाण पत्र सफलता के लेकर छात्र छात्राएं समाज में आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज कह रहे हैं कि ये सफल हैं, लेकिन जो समाज का वातावरण है या समाज जो कह रहा है वो ठीक इसके विपरीत कह रहा है कि हम असफल शिक्षा को लेकर के बाहर आ रहे हैं। अब ये विरोधाभासी बात है। स्कूल कॉलेज कहते हैं कि हम सफलता का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, लेकिन उनका व्यवहार असफलता का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंसा, प्रतिशोध, मारपीट, रेप, व्यभिचार और पठनशीलता के प्रति अभिरुचि का अभाव और उनमें अनेक प्रकार के आवेश ऐसे अनियंत्रित रूप से विकसित हो रहे हैं जिससे एक अलग प्रकार की संकट की स्थिति परिवार और समाज के सामने आए दिन कहीं कहीं देखने को मिलती है। उसके मूल में अगर हम देखेंगे तो यही हमें पता लगेगा कि इस अवसाद का, इस अति क्रोध का, इस अति प्रतिशोध की भावना का, इस हिंसा की मानसिकता का, इस व्यभिचार की मानसिकता का मूल कारण उन बच्चों में कहीं ना कहीं जो संस्कारों के बीज, सद्विचारों के बीज, सद्व्यवहार के बीज उनके मानस भूमि में बोए जाने चाहिए थे, या तो वो बोए नहीं गए या उनको अंकुरित होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया। उनके उन भावनाओं को किसी प्रकार का महत्व नहीं दिया गया। यदि एक बच्चा विद्यालय के स्तर पर एक छोटा सा कोई चीज अपने अध्यापक को, अपने प्रिंसिपल को दिखाता है कि मुझे चीज मिली है, तो वो उसकी बात पर अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि उसकी प्रशंसा सामूहिक रूप से करने से ऐसे अच्छे विचारों को, ऐसी अच्छी आदतों को और बल मिलेगा और बच्चों में नैतिकता के गुणों का विकास होगा। इस तरह की धारणाओं को जो हम अपने बच्चों में स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील होंगे तो हम बच्चों में भारत को आरोपित कर रहे होंगे, बच्चों में भारत के संस्कारों को बो रहे होंगे। और जब बच्चों में भारत समाविष्ट होगा, भारत यानी जो इतने संस्कार हैं जिनकी अभी मैंने आपसे पहले चर्चा की, वह सभी संस्कार यदि हम बोने का प्रयत्न करते हैं तो हम बच्चों में भारत को विकसित करने का प्रयत्न करते हैं। बड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी भौतिक उपलब्धियां, ये भारत का एक स्वरूप भौतिक रूप से तो हो सकता है, लेकिन ये भारत का वास्तविक स्वरूप नहीं है। क्योंकि
भारत का वास्तविक स्वरूप भौतिक स्वरूप से हट करके है। भौतिक उपलब्धियां भी बहुत आवश्यक हैं, उनकी भी बहुत आवश्यकता है, उनका भी अपना महत्व है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास एक बहुत मूल्यवान गाड़ी है, भौतिक उपलब्धि उसके पास बहुत अच्छी है, लेकिन वो आवेश में आकर किसी का भी सिर फोड़ देने को तैयार हो जाए रोड पर, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करने को खड़ा हो जाए, जिसे अपने से बड़े और छोटे के साथ व्यवहार करने की शालीनता का भी ध्यान ना रहे, ऐसी भौतिक समृद्धि कोई मूल्य नहीं रखती। कुछ वर्षों पहले एक समाचार पत्र में और समाचारों में देखा सुना कि कोई अभिभावक अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, उनकी गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति की गाड़ी से कुछ आगे निकल गई, और एक सामान्य सी बात है कि कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है। उन लड़कों ने देखा कि व्यक्ति हमारे से होड़ कर रहा है और उसकी गाड़ी रोक ली और बहस करने लगे, और बहस ही बहस में दो लड़कों ने उनको सिर पर पत्थर मारकर उनके जीवन को समाप्त कर दिया। ये घटनाएं अक्सर देखने सुनने को मिलती है, जो कि बहुत ही कष्टकारक है। इससे हमारे देश की छवि पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों के मन में शायद धन से अधिक मूल्यवान, भौतिक साधनों से अधिक मूल्यवान और कुछ नहीं है। उन्हें किसी व्यक्ति के जीवन और उसकी संवेदना और उसकी जो आदर की जो स्थिति है, जो उसका आत्मसम्मान है, उसके प्रति उनमें कोई जागरूकता या इच्छा नहीं है। एक व्यक्ति के परिवार में मैं एक कहानी आपको कहना चाहूंगा इस अवसर पर। एक सज्जन के परिवार में एक साधु आए। उन साधु ने कहा कि मैं आपके निवास पर कुछ दिन रहना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, आपका स्वागत है, आप हमारे निवास पर रहिए, हम आपका आतिथ्य करेंगे, स्वागत करेंगे जो हमारी क्षमता है। तो उन साधु ने कहा कि मैं तभी रह सकता हूं जब आप मुझसे कुछ मांगे। तो उनका ये तो कोई बात नहीं है कि हम आपका आतिथ्य करें और आपके उसके बदले में हम आपसे कुछ मांगे तभी आप हमारे यहाँ रहेंगे। बल्कि हाँ, ये मेरा नियम है कि मैं उसी व्यक्ति के घर ठहरूंगा जो मुझसे कुछ मांगेगा। तो उन्होंने कहा, हम आपसे कुछ नहीं मांग सकते। तो वो चले गए। उस घर के जो प्रमुख थे, उनकी चिंता की स्थिति को उनकी पुत्र वधू ने देखा। उन्होंने उनसे कहा कि पिताजी, आप क्यों चिंतित हैं? कहा, देखो, एक ऐसे बहुत अच्छे साधु आए थे। उन्होंने कहा, जब तक आप हमसे कुछ मांगेंगे नहीं, हम आपके यहाँ रहेंगे। और हमारी बहुत इच्छा थी कि हम साधु की सेवा करें, उनका अतिथि सत्कार करें। तो उनके पुत्र वधू ने कहा कि देखो, मेरा विचार है कि हम उनसे कुछ मांग लें। उनका, बेटा, ये तो अशोभनीय बात है कि हम उनसे कुछ मांगे तब हम उनका सम्मान करें। बोले, नहीं, आप उनसे केवल इतना मांगिए कि वो हम सबको सन्मति दें, सुमति दें, सद्बुद्धि दें, इसी की मांग करें। कुछ समय बाद वो साधु फिर आए। तो उन्होंने कहा कि हम आपने कुछ मांगने का विचार किया? कि हाँ जी, क्या मांगना चाहते हैं? कि आप हमें सुमति दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। तो साधु ने कहा, फिर तो हम आपके यहाँ नहीं ठहरेंगे। कि जो सन्मति आप मांग रहे हैं, सुमति मांग रहे हैं,
जो लोग सुमति मांगेंगे, सन्मति मांगेंगे, मैं उनके यहाँ नहीं ठहरता हूँ, क्योंकि वहां मेरी आवश्यकता ही नहीं। तो जब सुमति आपके पास आ ही जाएगी, फिर आपको किसी साधु की सेवा आदि की आवश्यकता ही कहाँ रहेगी। सुमति तो इन सभी गुणों को अपने अंदर समावेश करके रखती है, स्वाभाविक रूप से इन मूल्यों को समावेश करके रखती है। तो यदि किसी को कोई उपहार देना ही है, खास करके अपने बच्चों के लिए, तो वह सुमति, उनको सद्बुद्धि की दौलत सबसे पहले देने की आवश्यकता है। लेकिन हम उन्हें अपार धन दौलत देना चाहते हैं, बड़े बड़े मकान, प्लॉट, कोठियां, गाड़ियां, बैंक बैलेंस देना चाहते हैं, लेकिन हम उनको संस्कारों की विरासत देने के विषय में विचार नहीं करते। और जब हम संस्कारों की विरासत देने के विषय में विचार नहीं करते, तो वह बच्चे भारतीय संस्कृति और भारत से दूर हो जाते हैं, उनके हृदय में भारत नहीं बसता। हो रही है, मैं इसके पक्ष में नहीं रहा, और मैं समझता हूं आज की चर्चा के बाद बहुत से अभिभावक इस विषय में पुनः विचार करेंगे, हमारे शिक्षा संस्थान भी विचार करेंगे कि हमने अपने बच्चों में प्रतियोगिता की भावना को ठूस ठूस कर भरने की कोशिश की। प्रतियोगिता का तात्पर्य है कि किसी भी तरह से हो, तुम्हें सबको पछाड़ना है और सबसे आगे खड़े होना है। यदि तुम्हें किसी को पीछे करने के लिए कुछ अनुचित भी करना पड़े, किसी को गिराना भी पड़े, किसी को ठोकर भी मारनी पड़े, किसी को चोट भी पहुंचानी पड़े, तब तुम पहुंचाना, लेकिन तुम्हें प्रतियोगिता में अव्वल नंबर होना है। इस भावना ने भी हमारे मैत्रीय संदेश को, भारतीय संस्कृति की जो मूल भावना है, परस्पर स्नेह, सहयोग, विश्वास और मदद के जो संस्कार जो हमारे अंदर थे, उनको ठेस पहुंचाई। प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा में और प्रतियोगिता में एक वास्तविक अंतर यह है कि प्रतिस्पर्धा एक साथ सबको लेकर के आगे बढ़ने की एक भावना का नाम, एक विचार का नाम, और प्रतियोगिता सबको पीछे गिराकर, छोड़कर और आगे बढ़ने का नाम। प्रतियोगिता से हिंसा, विद्वेष, नफरत और दुर्भावना भी जन्म ले लेती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा प्रेम, सहयोग, अपनत्व और विश्वास की भावनाओं को बल देती है। हमें अपने बच्चों में दूसरों के प्रति उदारता और सहयोग के भाव को बढ़ाने के विचारों को गति देना है। प्रतिशोध की भावना उनके हृदय से निकालने की चेष्टा करनी है। प्रतिकार नहीं करना है, सम्मान करना है, अपने अंदर के दोषों का परिष्कार करना है। उन दोषों से बचने के लिए, जागरूक रहने के लिए अभिभावकों को और छात्रों को स्वयं जागरूक और प्रेरित होने की आवश्यकता है, जिससे उनमें संस्कारों की और मानवता के जो मूलभूत आदर्श हैं उन्हें स्थापित किया जा सके, जो भारत की मूल धारा के अंतर्गत आते हैं। एक संस्मरण और इस प्रसंग में जानना अच्छा रहेगा कि 1918 में डॉक्टर राधाकृष्णन जी मैसूर में एक विश्वविद्यालय में गए हुए थे। उस समय गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर भी इस विश्वविद्यालय में ठहरे हुए थे।
प्रातःकालीन सभा में डॉक्टर राधाकृष्णन जी का भारतीय संस्कृति के कुछ मूल्यों के विषय में एक व्याख्यान था। उस व्याख्यान को सुनने के बाद गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने राधाकृष्णन जी को बुलाया और कहा, बहुत प्रत्युत्पन्नमति हैं, बहुत गहरा चिंतन है, बहुत अच्छे वक्ता हैं आप, क्या आप अपने विद्या को, अपने अध्ययन को बढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं है? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, मैं बहुत उत्सुक हूं। तो इसके लिए क्या आप विदेश जाना चाहेंगे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि मैं विद्या अध्ययन के लिए तो विदेश जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि विद्या अध्ययन की स्थली तो भारत ही एकमात्र है। लेकिन हाँ, मैं किसी शिक्षा से संबंधित उच्च उपाधि को ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकता हूं। तो शिक्षा की जो उपाधियां हैं, जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, वो हमारी जो आजीविका है उसको मजबूत करने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए, उसको सहायक बनाने के लिए काम करती हैं। वो उसे हम विद्या नहीं कह सकते। अगर वो विद्या होती तो देश में आज तो ऐसी शिक्षा के शिक्षित लोगों की संख्या तो बहुत अधिक हो गई है। जब देश स्वतंत्र हुआ तो शिक्षा की यह अवस्था नहीं थी जो आज है। आज शिक्षित लोग बहुत बड़ी मात्रा में हैं। अब अशिक्षितों की संख्या कम है और शिक्षितों की संख्या ज्यादा है, लेकिन समस्याएं शिक्षितों के द्वारा ज्यादा हो रही हैं, अशिक्षितों के द्वारा कम हो रही हैं। जितने भी समाज में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यदि कोई भटका हुआ है, दिशा भ्रमित है, जो भारत से बहुत दूर हो रहा है, जिसके अंदर भारत के दर्शन की दूर दूर तक संभावना धूमिल होती जा रही है, वह भारत की युवा पीढ़ी और भारत के बच्चों में ये स्थिति को देखा जा सकता है। अभी 10-15 साल 20 साल पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और दूसरे प्रांतीय बोर्डों के परीक्षा परिणाम जब सामने आते थे, तो परीक्षा परिणाम आने से पहले या परीक्षा के दिनों में या परीक्षा परिणाम आने के पश्चात बहुत से बच्चे आत्महत्या कर लेते थे। आए दिन ये दुखद समाचार पढ़ने और देखने को मिलता था। इस समाचार ने मुझे बहुत अंदर तक झकझोर दिया। मैंने एक संस्था प्रारंभ करने की कोशिश की, आज के बच्चे कल का भारत। इसके अंतर्गत मैंने कुछ छोटी छोटी पुस्तकें भी लिखी, ट्रैक्ट लिखे और स्टिकर और लेटर लाखों की संख्या में देश में वितरित किए करवाए। उसका शीर्षक ही था भारत के बच्चों को समर्पित। उद्देश्य था कि अभिभावक अपने बच्चों से उतनी ही अपेक्षाएं करें जो उनकी सामर्थ्य में आती है, चाहे वो सामर्थ्य बच्चे की मानसिक बौद्धिक हो, चाहे वो सामर्थ्य बच्चे की आर्थिक हो या उनके माता पिता की स्थिति के सीमाओं में आती हो। लेकिन हमने उन प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं दबाकर अपनी जो उम्मीदें थी, जो हम बनना चाहते थे, जो हम करना चाहते थे, उसको अभिभावकों ने बच्चों पर थोपा। महत्व की बातों को स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो, एनी बेसेंट
और गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा ने अपने उद्बोधनों में कहा कि शिक्षा वह होनी चाहिए जो अपनी अस्मिता की जड़ों से जुड़ी हुई हो। हमारी अस्मिता हमारा देश है। देश है तो वह देश हमारे अंदर भी होना चाहिए। देश भौगोलिक रूप से बाहर है, लेकिन देश संस्कार रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पटल पर भी उसकी कुछ रेखाएं खींची हुई होनी चाहिए, ताकि वो मर्यादित जीवन, संवेदनशील जीवन को समझ सके। यदि वो मर्यादित और समर्पित जीवन के तत्व को समझ गया तो समझिए कि उसने कुछ भारत को समझा है। दूसरा यह है, आज का जो दिन है वो चिल्ड्रंस डे है। बच्चे बड़े उत्साह से आज के दिन की इंतजार करते हैं, इसलिए कि आज उन्हें कहीं घूमने को मिलेगा, कुछ खास खाने पीने को मिलेगा, कुछ अधिक उछल कूद करने को मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बच्चों का अधिकार है, उनका बचपन है, हमें उनके उस बचपन का सम्मान भी करना है, उस बचपन को संरक्षण भी देना है। लेकिन आज के दिन का महत्व उनके जीवन में कितना है, इससे भी उन्हें अवगत कराना है कि इस मनुष्य जीवन का सर्वाधिक स्वतंत्र निर्भर कोई अवस्था है तो वह केवल बाल्यावस्था है। इस बाल्यावस्था में उन्हें किन किन बातों को समझना और सीखना उनके लिए जरूरी होगा, ये भी उन्हें बताना है। हम प्रशंसा करते रहे हैं अब तक उन भौतिक चीजों की जिनका महत्व है, लेकिन हमारी संस्कृति से ऊपर नहीं। एक व्यक्ति का बेटा बहुत अस्वस्थ हो गया। वह डॉक्टर के पास गया कि मेरा बेटा आपके अस्पताल तक आ नहीं सकता, आप कृपा करके मेरे गांव चलें। तो उस डॉक्टर ने कहा कि मैं पहली बात तो किसी गांव में जाता ही नहीं, मैं शहर में रहता हूँ, शहर में जाता हूँ, और तुम्हारे बच्चे की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ऐसी स्थिति में मैं तुमसे 3 गुना फीस लूंगा, तब तुम्हारे गांव चलूंगा। उन्होंने कहा साहब बिल्कुल दे देंगे। दूसरी बात, आप कोई साधन लेके आओ, मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा, तुम कुछ लेके आओ। और बेचारा गरीब आदमी गया और एक रिक्शा वाले को बड़ी अनुरोध करके गांव में ले जाने के लिए तैयार करके लाया। डॉक्टर उस रिक्शे में बैठे, रिक्शा अपनी गति से गांव की ओर चला। जैसे ही वो गांव के समीप पहुंचा तो उसे कुछ रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज आई। उसने सोचा कि शायद मैं जिस बात से डर रहा था, मेरे घर में शायद कुछ ऐसा हो गया है, इसीलिए आवाज आ रही। उसने कहा भैया रिक्शा वाले, तुम थोड़ा और तेज चला लो। वो थोड़ा और जल्दी चलाया उसने। वो अपने दरवाजे तक पहुंचा तो बहुत भीड़ जमा थी। वो अंदर गया दौड़ता हुआ, तब देखा कि उसका बेटा अब संसार में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो बाहर आया, उसने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब हमारे पहुंचने में देर हो गई है, बेटा जा चुका है। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी फीस दे दो, मैं वापस जा रहा हूँ। वो गरीब अपने घर में गया, झोपड़ी में से कुछ जो फीस देनी थी, उसके पैसे देने थे, दिए। उसने रिक्शा वाले से कहा भैया तुम भी अपने पैसे ले लो। रिक्शा वाले ने कहा साहब मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि मैं आपसे इस समय पैसे लूंगा। रिक्शे वाले ने वो पैसे उस गरीब से नहीं लिए, लेकिन वो बड़ी कोठी में रहने वाला, बड़ी गाड़ी में चलने वाला एक संपन्न
डॉक्टर ने उससे पैसे लेने में कोई संकोच नहीं किया। हमारी जो शिक्षा के संस्कार, हमारी जो भारतीय आत्मा के संस्कार हैं, वो बहुत गहरे हैं। उन गहरे संस्कारों को जब तक हम संभाल कर रखेंगे, तब तक भारत हमारे अंदर जीवित रहेगा। और भारत को गति देना बाहरी कार्य नहीं है, ये अंतः चेतना का कार्य है। इस कहानी का एक दूसरा भाग है जो इसी संदर्भ को और आगे बढ़ाता है। कुछ समय के पश्चात उस डॉक्टर साहब के बच्चे को सांप ने काट लिया। डॉक्टर साहब के पास वो इंजेक्शन, वो साधन उस समय मौजूद नहीं था जिससे वो अपने बच्चे को बचा सकें। उन्हें बताया गया कि उस गांव में एक आदमी है जो झाड़ फूक से और कुछ और उपाय करके सांप से काटे हुए आदमी को ठीक कर देता है। उसने बहुत से लोगों को ठीक किया है, कुछ दवाइयों का उपचार भी जानता है। वो डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी लेके, बच्चे को लिटा के, अपनी पत्नी को लेके उस गांव में पहुंचे। संयोगवश वो वही आदमी था जिसका बेटा डॉक्टर साहब के देर की आने की वजह से जा चुका था। उस गरीब आदमी ने डॉक्टर साहब के बेटे का इलाज किया, कुछ दवाइयां दी, कुछ उसका चीरा फाड़ी करी और उसको स्वस्थ कर दिया। और डॉक्टर साहब से वो बोला, डॉक्टर साहब मैंने आपके बच्चे को ठीक कर दिया है, अब आप इसको ले जा सकते हैं अपने घर। तो डॉक्टर ने कहा आपकी फीस क्या होगी? बोले साहब ये तो मेरा परिवार से मिला हुआ एक संस्कार है, मैं उसी के आधार पर ठीक करता हूँ, इसके बदले में मैं कोई पैसे नहीं लेता। बोले आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, गरीब आदमी है आप, पैसे रख लो। बोले नहीं सर, मैं किसी भी स्थिति में किसी का उपचार करने के बाद पैसे नहीं लेता। एक गरीब असहाय व्यक्ति का संस्कार अपनी परंपराओं से जुड़ा है और एक संपन्न शिक्षित तथा कथित डॉक्टर वो अपने मूल से बहुत दूर है। आज का जो संदर्भ था, विषय था, शायद वो समय पूरा हो गया है, मेरे आसपास घड़ी पीछे की तरफ है। तो कि बाल दिवस के अवसर पर हमें ये देखना है कि हमारे स्कूल, हमारे शिक्षक, हमारे अभिभावक, हमारा समाज, हमारा मीडिया, हमारे समाचार पत्र बच्चों में कितना भारत प्रवेश कराने का यत्न कर रहे हैं और वो कितना भारत प्रवेश करा पा रहे हैं, और वो भारत जो प्रविष्ट हो रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है तो किस रूप में दिखाई दे रहा है। यदि हम इन विषयों की तरफ सोचना विचारना प्रारंभ करेंगे तो जो बाल दिवस का मनाने का उपलक्ष्य है वह शायद पूरा हो सकेगा, क्योंकि नेहरू जी तो राष्ट्र की बड़ी से बड़ी सम्मानजनक उपलब्धि को लेकर के संसार से गए हैं। तो नेहरू जी के नाम पर जो बाल दिवस आयोजित हो रहा है, तो बच्चों में भी तो कुछ ऊपर उठने की इच्छाओं के सकारात्मक बीज बोने की आज आवश्यकता है। ये नहीं कि हाँ बाल दिवस हुआ तो पिज्जा बर्गर खा लिया, पार्टी कर ली और बाल दिवस हो गया। बाल दिवस के दिन हमें बच्चों के बाल मन की रक्षा करनी है, उनके बचपन की रक्षा करनी है, उनके बचपन को बचाकर भारत की रक्षा करनी है। यदि ये बच्चे बहुत श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे तो मेरा देश भी श्रेष्ठ देश बनेगा और हम सब सुकून से जीवन जी सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आदरणीय शर्मा जी का बहुत हृदय से आभारी हूँ कि वह मुझे भी कभी कभी याद करके अपनी अल्पज्ञता प्रकट करने का अवसर देते हैं। मैं अपनी अल्पज्ञता के लिए खेद भी करता हूँ कि कहीं त्रुटि हो तो प्रबुद्ध जन, विद्वान जन
मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी। आज आपने बहुत अच्छी तरीके से बाल दिवस के अवसर पर जो टॉपिक लिया, बच्चों में भारत, और आपने बहुत सही किया कि गुरुदेव ने भी एक जगह कहा था कि युग निर्माण कैसे होगा। युग निर्माण होने के लिए उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा युग निर्माण होगा जो कहीं ना कहीं संवेदनशील होंगे और जिनका कहीं ना कहीं कैरेक्टर अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा। तो चरित्र के अंदर सब चीज हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो बोधन रहा समयानुकूल था और आज के लिए बिल्कुल कहा जाए कि आज के विषय आज के दिन के लिए बहुत उपयुक्त था। और हम लोगों ने अब तक 200वां जो हमारा आज का सब सोपान रहा, ये बच्चों को समर्पित रहा। इससे सुंदर बात क्या हो सकती थी। आज जो उन्होंने बोधन किया, मैंने एक एक शब्द को सुना जो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम अपने बच्चों से वो सब एक्सपेक्ट करते हैं जो हम खुद नहीं कर सके। उसमें दो चीजें हैं कि जो हम खुद नहीं करते हो एक्सपेक्ट करते हैं वो करें, यानी कि अगर हमें नैतिकता नहीं है, हमें कहीं कोई कमी है, हम चाहते बच्चे को काम ना करें, हम खुद करते रहे बच्चे को काम ना करें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम जो कर नहीं सके वो बच्चों पे बोझा लाद दे देते हैं, उन पे अपेक्षाओं का। हम डॉक्टर नहीं बन सके, बच्चा डॉक्टर बन जाए। हम आईएएस नहीं बन सके, बच्चा आईएएस बन जाए। उसके ऊपर अपेक्षाओं का इतना बोझा ला देते हैं कि उसमें पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और जब तक हम स्वयं उनके सामने एक उदाहरण बन के प्रस्तुत नहीं करेंगे या प्रस्तुत नहीं होंगे से, या उस पर जबरदस्ती करने से या उससे मारपीट करने से, डांट डपट करने से बच्चों में सद्गुण नहीं आते। उनके लिए स्वयं उदाहरण बनना पड़ता है। एक बार मैंने पहले भी कहा था कि एक जगह एक बस पे सफर कर रहे थे माँ बेटा दोनों। तो छोटा सा बच्चा था, वाइफ उनकी मतलब मदर जो थी वो किताब पढ़ रही थी और बच्चा भी किताब पढ़ रहा था। तो बगल में बैठे दूसरे ने कहा कि आज के जमाने में तो बच्चे भी मोबाइल के बिना मानते नहीं है, ये पुस्तक कैसे पढ़ रहा है। उन्होंने कहा भाई ये तो बच्चों जो अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, जो मैं करती हूँ वो ये करेगा। अगर मैं मोबाइल में व्यस्त रहूंगी तो ये भी मोबाइल में व्यस्त रहेगा। तो जब मैं किताब पढ़ रही हूँ तो ये भी, इसको भी किताबें प्रिय हैं। तो हमको स्वयं उदाहरण बन के प्रस्तुत होना, ये आज का बहुत सुंदर टॉपिक लिया। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग ने जो किया, जो अंत जिस तरह से किया शर्मा जी ने, कि अनैतिकता फैली हुई है, तमाम चीजें हैं। मैं इससे थोड़ा सा डिफर करूंगा कि जो फैली वो बहुत कम परसेंटेज है। अच्छे लोग बहुत हैं, मैच्योर लोग बहुत हैं। जब आप अच्छे बच्चे ढूंढने देखने शुरू करेंगे, इतने अच्छे अच्छे बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इतने स्वाभाविक अपने पेरेंट्स की इज्जत करने वाले बच्चे हैं कि आपका मन गदगद हो जाएगा। यही है कि हमने उनको कैसा वातावरण दिया। अगर बच्चों में कोई कमी रह गई है, अगर उनमें अनैतिकता है, अगर उनमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं। हमने अपना जीवन जी लिया, हमने इस देश के लिए जो करना था कर लिया, हमने उसमें जितना भारत भरना था भर दिया। ये अगर कहीं उनमें कमी रह गई है तो ये हमारी कमी है। अब उन बच्चों को आगे बढ़ना है, उन बच्चों को इस देश को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमें उनके सामने स्वयं को उदाहरण बन के प्रस्तुत करना होगा। उनके सामने नैतिकता की सिर्फ बातें ही नहीं करनी, नैतिकता के कर्तव्य करने हैं, उन सभी कामों को करना है, उनमें सनातन संस्कृति की चीजों को भरना है। और भारत ही नहीं, उनमें संपूर्ण विश्व को भरना है। वो पूरे विश्व को अपना समझें, सहिष्णु बने और अच्छे से अच्छा कार्य करें। आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम लोग जब छोटे थे तो एक टेलीफोन काले चौके को ठीक से फोन नहीं मिला पाते। आज के बच्चों का मोबाइल फोन दे दीजिए, 10 तरीके की चीजें करके आपको दिखा देगा। तो बच्चों पे हम लोग को गर्व होना चाहिए और बस उनको सही वातावरण दें, नैतिक शिक्षा दें और शिक्षा के साथ उनके सामने नैतिकता के उदाहरण प्रस्तुत करें। तो अपना भविष्य बहुत उज्जवल है, हमारा देश का भविष्य बहुत उज्जवल है, हमारे आने वाला भविष्य पूरे संसार का बहुत उज्जवल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज के मुख्य प्रवक्ता थे को और अरविंद शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय नैब सर, और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी। और आज का जो विचार हम लोगों ने रखा है, लास्ट में जो विचार रखते हैं, आज का विचार है जो कुछ बच्चों को हम सिखाते हैं उन पर बड़े अमल करें, ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। जो कुछ हम सिखाते हैं उस पर अगर अमल करें ये संसार स्वर्ग। सबसे पहले हमको अपने पर अमल करना पड़ेगा। नहीं हुआ तो गुरुदेव का एक थॉट है कि किसी का सुधार उपहास से नहीं है, उसको नए सिरे से सोचने का मौका देने से होता है। तो आपने नेता बहुत अच्छा कहा कि हमें कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ की मेजोरिटी ज्यादा है
और थोड़ा बहुत है उसमें करना पड़ेगा। आइए ओम का उच्चारण करके 3 बार करें। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।